नमस्कार दोस्तों, चौधरी जीके क्लास यूट्यूब में आपका स्वागत है। जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी 1 फरवरी को बजट पेश हुआ है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज हम लोग उसी को देखेंगे 2 फरवरी 2023 का करेंट अफेयर का क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है 1 फरवरी 2023। कब? 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संसद में बजट पेश किया गया। यह निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया कौन सा बजट है? यानी कि निर्मला सीतारमण के द्वारा अभी वर्तमान में कौन सा बजट पेश किया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर 10वां, ऑप्शन नंबर बी में 5वां, ऑप्शन नंबर सी में 8वां और ऑप्शन नंबर डी में 4था। तो इसका सही आंसर है आप लोग के सामने। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल हम आंसर बता रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5वां। ऑप्शन नंबर बी 5वां। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल दिया हुआ है। 5वां बजट पेश किया गया किनके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा। किनके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है। बजट को किस रूप में जाना जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि साल भर 1 वर्ष का जितना भी विवरण होता है सारा उसके बारे में जाना जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट कि भारतीय संविधान के अनुसार 112 के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार संसद में बजट पेश करती है। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 112 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा इसे तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय। तभी वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्हीं के द्वारा ये तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट में राजस्व और पूंजी प्राप्तियों के अनुसार व्यय अनुमान, राजस्व बढ़ाने के तरीके और पिछले वित्त वर्ष के वास्तविक प्राप्तियां और व्यय का लेखा जोखा, वित्तीय नीतियां, कराधान प्रस्ताव, नई योजनाएं आदि को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में है आपका कि बजट को हम कई तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। बजट का प्रकार, उसके अवधारणा और व्यय और प्राप्तियों के बीच अंतर के आधार पर तय किया जाता है। किसके? व्यय और प्राप्तियों के बीच अंतर के आधार पर, व्यय और प्राप्तियों के बीच के अंतर के आधार पर तय किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुमानों के आधार पर 3 प्रकार के वार्षिक बजट होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के वार्षिक बजट होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के वार्षिक बजट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पहला पॉइंट कि संतुलित बजट अगर किसी वित्तीय वर्ष के सरकार की प्राप्तियों और व्यय के आंकड़े के बराबर हो तो उसे संतुलित और बैलेंस्ड बजट कहते हैं। दूसरा है अधिशेष बजट, अगर सरकार की प्राप्तियां उसके व्यय से अधिक हो तो उसे सरप्लस बजट कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है कि बजट के घाटे, अगर सरकार का अनुमानित व्यय उसकी कमाई या प्राप्तियों से अधिक हो तो उसे डेफिसिट बजट कहते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। पहला बजट जब भारत आज़ाद हुआ था तो पहला बजट 1947 में पेश किया गया था और वो पेश किए थे शनमुखम शेट्टी। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2017 में 92 साल पुरानी परंपरा को खत्म करके रेल बजट को केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया, उसके बाद पेश किया गया था। रेल बजट को किसमें पेश कर दिया गया? ये केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया और उसके बाद पेश किया गया था। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय बजट 2023-24 में नई कर व्यवस्था के अनुसार आय का छूट की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? केंद्रीय बजट 2023-24 में जो भी वर्तमान में बजट पेश हुआ है उसके अनुसार, नई व्यवस्था के अनुसार आय का जो छूट की सीमा को है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अभी वर्तमान में आय की सीमा को बढ़ा करके आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में 7 लाख है, ऑप्शन नंबर बी 5 लाख, ऑप्शन नंबर सी 8 लाख, ऑप्शन नंबर डी 6.5 लाख। अगर आपको आंसर आता है तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7 लाख। कितना? ऑप्शन नंबर ए 7 लाख। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल दिया हुआ है। वित्त मंत्री ने
कर छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 7 लाख करने की घोषणा किया है। नई आयकर व्यवस्था डिफॉल्ट व्यवस्था होगी, जिसमें पुरानी व्यवस्था चुनने का विकल्प होगा। पिछले 2 बजट की तरह केंद्रीय बजट 2023-24 भी पेपरलेस रूप में प्रयुक्त किया गया है। वित्त मंत्री के नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या को घटाकर 5 करने और छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करने के लिए प्रस्ताव दिया है। लिब एनकैशमेंट लिमिटेड पर टैक्स छूट के लिए 3 लाख की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नई आयकर व्यवस्था डिफॉल्ट व्यवस्था होगी, जिसमें पुरानी व्यवस्था चुनने का विकल्प होगा। नई आयकर व्यवस्था डिफॉल्ट की व्यवस्था है, लेकिन नागरिक अधिभार की कमी के साथ अधिकतम सीमांत दर को घटाकर 39% करना जारी रख सकते हैं। नेक्स्ट है, देश की वर्तमान कर की दर 42.74 है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। बजट 2023 में नई व्यवस्था के उच्चतम अधिभार पर दर को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर 39% तक रहेगा। अभी 2023 में जो नई कर व्यवस्था था उसका उच्चतम अधिभार दर था 37%, उसको घटा करके 25% करने का प्रस्ताव किया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम दर जो होगा 39% तक कम हो जाएगी। वर्तमान में भी देश की जो कर की दर है वो 42.74% है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए कितने रुपए की पूंजीगत परिव्यय, केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए, किसके लिए, रेलवे के लिए कितने रुपए की पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जो कि अब तक का सर्वाधिक परिव्यय है। अभी वर्तमान में जो बजट पेश हुआ उसमें अभी तक का जितना भी बजट पेश हुआ उसमें से सबसे ज़्यादा किसका, रेलवे के लिए है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में है 3 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी में है 2.40 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी में है 1.5 लाख करोड़ रुपए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2.40 लाख करोड़ रुपए। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। अब तक यह सर्वाधिक परिव्यय है। वित्त वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना, यानी कि वित्त वर्ष 2013-14 में जो बजट पेश किया गया था रेलवे के लिए उसके व्यय से लगभग कितना है, 9 गुना है। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट के तहत पशुपालन, डेयरी, एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट के तहत पशुपालन, पशु का पालना, डेयरी हो गया, मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। तीसरा पॉइंट है कि पीएम विश्वकर्म कौशल सम्मान परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के पैकेज की घोषणा की है। कौन, प्रधानमंत्री जी। विश्वकर्म कौशल सम्मान परंपरागत कारीगरों और शिल्पकार को, जो कारीगर घर बनाने वाला होता है या किसी तरह का कारीगर होता है, या फिर शिल्पकार जो मूर्ति बनाने वाला होता है, उसकी सहायता की पैकेज की घोषणा किया है, जो उन्होंने MSME मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अनेक उत्पादकों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच के सुधार करने में सक्षम बनाएगा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, एक विद्यालय का नाम है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। बजट के अगले 3 वर्षों में केंद्र में कितना 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 स्कूल, कितना 740 स्कूल के लिए 38,800 शिक्षक और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बजट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किए जाने के लिए चैलेंज मोड के माध्यम से कितने पर्यटन स्थलों का चयन किए जाने की घोषणा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी 50, ऑप्शन नंबर डी 20। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 50। कितना, 50। देखते हैं इसका कुछ डिटेल बताया गया। बजट की अन्य घोषणा, बच्चों और किशोरों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। किसके लिए, बच्चों और किशोरों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना किया जाएगी, ताकि
भौगोलिक, भाषाएं, शैली और स्तरों की गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता और उपकरण अज्ञेय पहुंच को सुगम बनाया जा सके। नेक्स्ट है एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन में 9,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जो 2 लाख करोड़ रुपए से अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त क्रेडिट की अनुमति देगा, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 3 वर्षों में, कितना वर्षों में? 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं की सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। ऐप डेवलपमेंट के लिए 100 लैब की स्थापना, इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं का उपयोग कर ऐप विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। कितना? 100 प्रयोगशाला 5G सेवाओं के साथ। 157 नए नर्सिंग कॉलेज वर्ष 2014 में स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेज के साथ। कितना? 157 मेडिकल कॉलेज के साथ वर्ष 2014 में स्थापित, ये 2014 में स्थापित है के मौजूदा के अनुसार 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सह संस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन का शुरुआत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बजट के आंकड़ों के अनुसार शुद्ध कर प्राप्तियां कितने रुपये होने का अनुमान है? ऑप्शन नंबर ए है 23.3 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी है 10.5 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी है 15.3 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर बताएंगे, जिनको आंसर आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 23.3 लाख करोड़ रुपए, 23.3 लाख करोड़ रुपए। चलते हैं, इसके बारे में कुछ डिटेल दिया गया होगा, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। 23.3 लाख करोड़ रुपए शुद्ध कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष के राजकोषीय घाटे की भरपाई करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार कर 11.8 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। नेक्स्ट पॉइंट है शेष वित्त पोषण, छोटी बचत और अन्य स्रोतों से आने की उम्मीद है। सकल बाजार उधार 15.4 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कितना? सकल बाजार उधार 15.4 लाख करोड़ होने का अनुमान है। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान को राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 22-23 का जो संशोधित अनुमान है उसमें राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.4% रखा है। हालांकि अगले वित्त वर्ष के लिए इसे घटाकर 5.9% कर दिया गया है। 2023-24 के आधार के अलावा इस बार 23-24 के आधार के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ रुपए हैं और 45 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को कम करके 4.5% के नीचे लाया जाएगा। 9 वर्षों में, अभी 2022-23 में ये 6.4% रखा गया और अगले वित्त वर्ष के लिए इसे घटाकर 5.9% कर दिया जाएगा, लेकिन 2025-26 तक इसको घटा करके 4.5% तक नीचे लाया जाएगा। 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। लगभग 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर कितनी हो जाएगी? लगभग 9 वर्षों में, कितना वर्षों में? 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगनी से अधिक बढ़कर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 1.97 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर बी 3 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर सी 1 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर डी 5 लाख रुपए। तो इसका आंसर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.97 लाख रुपए। इसके बारे में थोड़ा डिटेल दिया है। लगभग 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी से अधिक बढ़कर 9 वर्षों में, कितना वर्षों में? 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो जाएगा। EPFO की सदस्यता दुगनी से अधिक बढ़कर 27 करोड़ हो गई है। वर्ष 2022 में UPI के माध्यम से 126 लाख करोड़ के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए हैं। 126 लाख करोड़ के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू, ये कितना 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय का निर्माण हुआ। उज्ज्वला योजना के तहत जो अभी गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना मिला था, 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। 102 करोड़ व्यक्तियों को 220 करोड़ का कोविड टीकाकरण कराया गया है। पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवर है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नगद हस्तांतरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार आईटीआर के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? बजट 2023-24 के अनुसार आईटीआर के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? 21 दिन, 20 दिन, 18 दिन या 16 दिन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 16 दिन। कितना? ऑप्शन नंबर डी 16 दिन। नेक्स्ट, इसके बारे में कुछ डिटेल दिया गया होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के दौरान कहा कि आयकर रिटर्न के लिए औसत प्रसंस्करण समय 93 से घटाकर 16 दिन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 45% आईटीआर 24 घंटे के भीतर संभाले जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य अगली पीढ़ी के यूनिवर्सल आईटी रिटर्न फॉर्म लाने के साथ साथ शिकायत निवारण प्रक्रिया को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना नवीकृत करने के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? 1000 करोड़, 9000 करोड़, 5000 करोड़, 8000 करोड़। ऑप्शन है आपके सामने, जिसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कितना? ऑप्शन नंबर बी 9000 करोड़ रुपए। कितना? 9000 करोड़ रुपए। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल बताया गया होगा। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने के लिए बजट में 9000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले बजट में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने का प्रस्ताव किया गया है। पिछले बजट में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने का प्रस्ताव किया गया है। 9000 करोड़ रुपए के साथ इस नवीकृत योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त ऋण संभव हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 2023-24 के बजट में भारत में रक्षा क्षेत्र के लिए, किसके लिए? रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। रक्षा क्षेत्र के में बहुत जरूरी है, सेना के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अगर सुरक्षित हैं, हम लोग अगर सेफ हैं तो किसके वजह से? सेना की वजह से। किसके वजह से? सेना की वजह से। तो रक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है कि कितने रुपए आवंटित किए गए। 5.94 लाख करोड़ रुपए, 3.7 लाख करोड़ रुपए, 4.80 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर डी 2.75 लाख करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 5.94 लाख करोड़ रुपए। अब इसके बारे में कुछ डिटेल बताया गया है, उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय बजट में वर्ष 2023-24 के लिए डिफेंस सेक्टर को कुल 5.9 लाख करोड़ रुपए की बजट आवंटित किया गया है, जो कुल बजट का 8% है। कितना? जितना भी बजट पेश किया गया है, जितना इस बार बजट है उसका कितना? 8%। 2023-24 के बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए पूंजीगत परिव्यय 8,774 करोड़ रुपए की आंका गया है, जबकि पूंजीगत परिव्यय के तहत 13,837 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। रक्षा पेंशन के लिए अलग से 1,38,205 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। पेंशन परिव्यय सहित कुल राजस्व में 4,22,162 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। कितना? 4,22,162 करोड़ रुपए का अनुमान है। और पेंशन के लिए अलग से 1,38,205 करोड़ रुपए की आवंटित राशि
की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजीगत व्यय के लिए, किसके लिए? पूंजीगत व्यय के लिए एक 1.62 लाख करोड़ रुपए, कितना? 1.62 लाख करोड़ रुपए रखे गए। इसके नए हथियार विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य साजो सामान का खरीद शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। शांति भूषण जिनका हाल ही में निधन हो गया, शांति भूषण जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री थे? शांति भूषण जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री थे? तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट इसके बारे में कुछ डिटेल हम लोग देख लेते हैं। पूर्व कानून मंत्री और प्रसिद्ध वकील शांति भूषण का नोएडा में निधन हो गया। कहाँ? नोएडा में निधन हो गया। वर्ष 97 के थे और 1977 से 1979 तक भारत के कानून मंत्री के रूप में कार्यरत थे। किसमें? कानून मंत्री के रूप में कार्यरत थे। भूषण कांग्रेस और उसके बाद जनता पार्टी के सदस्य थे। पहले कांग्रेस के थे, बाद में जनता पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने 1977 से 1979 तक, कब? 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई सरकार के केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में कार्य किया और 14 जुलाई 1977 से 2 अप्रैल 1980 तक 14 जुलाई 1977 से 2 अप्रैल 1980 तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। यह आज का क्वेश्चन था 2 फरवरी 2023, जो कि 1 फरवरी का बजट पेश हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग एक बार जरूर देखें। क्वेश्चन अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।